Hello. So the topic is respiration at high altitude. Normally, respiration में there is a certain pressure, the changes in pressure when you go at high altitude. So basically the thing is that this is the normal story that we are seeing here. This is the partial pressure of oxygen 159 mmHg. This is 21% of the total air pressure. Okay, so this is हाउ प्रेशर इज चेंजिंग ऑक्सीजन का. अल्टीमेटली एल्वियोलाई के अंदर इट इज़ 100 mmHg एंड दीज आर द ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के थ्रू होकर पार्शियल प्रेशर जो है 100 mmHg हो गया. एंड दीज आर द अल्टीमेटली द स्टोरी इज़ लाइक दैट कि हीमोग्लोबिन हमारा 100% सेचुरेशन होना चाहिए. फिर हम देखते थे कि 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा. ठीक है, तो द स्टोरी इज लाइक दैट कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इज कैरिंग 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन. ओके, and thus in 100 ml there is a 15 gram hemoglobin and it is carrying around 20 ml of oxygen. So this 20 ml of oxygen is carried by 100 ml of blood. Okay, so that's the whole story that is going. So इतना oxygenated blood यहाँ से आया आपके लेफ्ट हार्ट में एंड लेफ्ट हार्ट पंप करके इसको आगे की तरफ भेज दिया. दिस इज नाउ देर इज़ एट दिस पॉइंट इसमें कुछ ब्लड जो है वो हार्ट एंड ब्रोंकल सर्कुलेशन से आ जाएगा एंड दैट्स वाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हेयर फॉल्स, दैट इज़ 95 mmHg. सो नाउ ये इसी पार्शियल प्रेशर के साथ ब्लड आगे की तरफ जाएगा. दिस इज द आर्टीरियल साइड, दिस इज द वीनस साइड. ओके, दीज आर द कैपिलरीज का लेवल है यहाँ पे. एंड आर्टीरियल वीनस साइज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली जब हम एट द टिश्यू लेवल वी सी कि ऑक्सीजन की डिलीवरी होनी है तो ऑक्सीजन जब डिलीवर हो रहा है यहाँ पे, सो हीमोग्लोबिन इज 75% सेचुरेशन, स्टिल 75% सेचुरेशन, सिर्फ 25% सेचुरेशन गिरा है यहाँ पे. एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पे 100 mmHg हुआ करता था वो यहाँ पे सिर्फ 40 mmHg बचा है. ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर आपका 100 से 40 तक आ गया है ना, ऑलमोस्ट 60 mmHg से गिर चुका है. बट सेचुरेशन इज स्टिल 75% रिटेन्ड एंड ओनली 25% ऑफ ऑक्सीजन हैज़ गॉन. एंड इट मीन्स 20% ऑफ 20 ml, अगर 100 ml की बात करें दैट इज़ 5 ml हैज़ गॉन. सो हर 100 ml में से 5 ml जो है वो आपका टिश्यूज़ को दे दिया जाता है ना. एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपका रिमेनिंग 15 ml है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपके पास 15 ml ऑफ ऑक्सीजन है. एंड दी द होल स्टोरी. कितना है, 40 mmHg इसका प्रेशर हो गया, 75% जो है और हीमोग्लोबिन है इसमें, और ऑक्सीजन जो होता है 15 ml यहाँ पे है. एंड वापस ये फिर वीनस ब्लड के थ्रू द स्टोरी गोज लाइक दिस. ठीक, ऐसे ही चलती रहती है. अच्छा, सेंट्रली हाउ इज़ द कंट्रोल. सेंट्रली मेडुला के अंदर, लोअर मेडुला के लेवल पे देयर इज अ इंस्पिरेटरी सेंटर, देयर इज एक्सपिरेटरी सेंटर. सो जो इंस्पिरेटरी सेंटर है वो कंट्रोल कर रहा है आपका जितनी भी आपकी सर्वाइकल नर्व्स हैं उसके थ्रू आपके डायफ्राम को मेनली कंट्रोल कर रहा है, अदर इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है. एंड दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज हैपनिंग इन दिस वे. So basically at this level there is a CO2, there is a water and directly जो आपका सेंटर होता है, सेंट्रल जो कमांड होती है रेस्पिरेशन की, इट इज़ अंडर अ कंट्रोल ऑफ H+. ओके, एंड H+ इज फॉर्म फ्रॉम CO2 हेयर. लाइक CO2 इज डिफ्यूजिंग इजिली थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर. H+ तो डायरेक्टली नहीं उसको वो कर सकता, लाइपोफिलिक होता है, तो इसलिए जो पोलर मोलिक्यूल नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई CO2 अंदर की तरफ आता है एंड ये वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट इज कन्वर्टिंग टू H2CO3. फर्दर H2CO3 इज कन्वर्टिंग टू बाइकार्बोनेट H+ आयन. H+ आयन गोज मेडुला एंड इन द रेस्पिरेशन सेंटर को एक्टिवेट करता है. दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज हैपनिंग एंड ऑल दोज प्रोसेस इज हैपनिंग. सो दिस इज हाउ CO2 इज एक्चुअली कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन वाया H+, है ना. एंड आगे वही स्टोरी उन्होंने एक्सप्लेन करी है पूरी. व्हाट इज़ हाइपोक्सीमिया, व्हाट इज़ हाइपोक्सिया, देख लो एक बार. अगर ऑक्सीजन को टिश्यू में नहीं जा रहा है दैट इज़ हाइपोक्सिया. एंड हाइपोक्सिया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया है ना. ओके, एंड एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 60 mmHg से कम हो जाता है उसी टाइम पे आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं. यानी कि 60 mmHg तक तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर नहीं है स्टिमुलेट होंगे, बट बिलो 60 mmHg ये स्टिमुलेट होना शुरू होते हैं. यानी कि कैरोटिड बॉडी एंड द एओर्टिक बॉडी वाया 9th and 10th नर्व ये क्या करेंगे, स्टिमुलस कैरी करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगे लेके. एंड दैट्स वाई वहाँ से ये क्या करते हैं, मतलब जैसे ही आपका पार्शियल प्रेशर कम हुआ ये फिर जाके स्टिमुलेट करते हैं सेंटर को. इसको मैं पूरे डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ. यहाँ पे ये डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, देखो. ये एक्चुअली अब आप एल्टीट्यूड पे चले गए, ठीक है, एट हाई एल्टीट्यूड आप माउंटेन के ऊपर है एंड द होल सिचुएशन दैट हैपन्स इन योर बॉडी, दैट इज आई वांट टू से. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो. पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का हवा के अंदर थे लेस देन 159 mmHg. ओके, और ये इट फर्दर फॉल्स लेस देन 60 mmHg
हम इसी पॉइंट का वेट कर रहे हैं एक्चुअली, इसी पॉइंट पे हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mmHg से कम होता है, इट मीन्स आपकी जो पेरीफेरीज में जो कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़ हैं, यानी कि वाया 9th and 10th नर्व, दे कैरी दिस सिग्नल टू द इंस्पिरेटरी सेंटर। देखो इंस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे है और डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा एंड डीपन हो जाएगा। दैट्स वाई रेस्पिरेटरी रेट आपका क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज़ कर जाएगा। जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ करेगा सो बॉडी के अंदर बहुत हाइपर वेंटिलेशन, मतलब बॉडी क्या करेगी आपकी, इट ट्राई टू कंपनसेट द ऑक्सीजन लेवल दैट हैज़ गोन डाउन। ओके, सो उसको कंपनसेट करने के लिए हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट जब हाइपर वेंटिलेशन बढ़ेगा ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, उसी टाइम पे क्या होगा, CO2 का वॉश आउट होना शुरू हो जाएगा। और ये INA में भी क्वेश्चन आया अभी था, CO2 का वॉश आउट जो होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे CO2 का ऑलरेडी क्या हो रहा है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है तो CO2 का भी तो ऑलरेडी, CO2 तो पहले से कम है और ज़्यादा कम हो गया CO2। तो यहाँ पे जो CO2 का पार्शियल प्रेशर वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 mmHg, नॉर्मली ये 40 mmHg होता है इसके अंदर और यहाँ पे 46 होता है, यहाँ पे 25 हो गया। तो डिफरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब डिफ्यूज़न रेट यहाँ से बहुत फास्ट बढ़ जाएगा, यानी कि CO2 यहाँ से वॉश आउट बहुत फास्ट होगा। जब CO2 बहुत फास्ट वॉश आउट होगा, दैट्स वाई CO2 जो है बॉडी से बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि एसिड बाहर की तरफ जा रहा है, तो एल्कलोसिस होना शुरू हो जाएगा बंदे के अंदर। ठीक है, ठीक है। जब एल्कोलोसिस होगा, बट ऑब्वियस सी चीज़ है CO2 बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ वाला जो CO2 है वो इसके साथ नहीं मिल पाएगा, CO2 की कमी ऑलरेडी है, इसका मतलब H+ लेवल नहीं बन पाएगा। जब H+ जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, जब H+ कम होगा यानी कि H+ जो रेस्पिरेटरी ड्राइव की तरह बिहेव कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, अब H+ को स्टिमुलेट कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, यानी कि एक तरफ से इनहिबिटरी रोल यहाँ पे निभा रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ हो रही है, एक तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से डायरेक्टली पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के थ्रू हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। एट द सेम टाइम बिकॉज CO2 वॉश आउट हो रहा है, तो CO2 क्या करेगा, H+ जब कम होगा तो ये फाइनली इसको इनहिबिट करेगा। एक तरफ से स्टिमुलेट हो रहा है सेंटर, एक तरफ से इनहिबिट हो रहा है, और ये कश्मकश में, इसी कश्मकश में फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है, अगर ये अकेला इसको 10 गुना 20 गुना अगर इसको स्टिमुलेट कर पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिशन, ये इसको सिर्फ 1 या 2-3 गुना इसको स्टिमुलेट कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब फाइनल तो हमारे पास स्टिमुलेट ही होगा रेस्पिरेटरी सेंटर पर, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, जस्ट बिकॉज बॉडी ने दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू CO2 को वॉश आउट करना शुरू कर दिया, है ना। ओके, सो यहाँ पे एक तो ये हमारे पास इशू है। अच्छा, जब बॉडी के अंदर एल्कलोसिस होगा तो किडनी जो है इट कम्स इनटू प्ले, किडनी जो है आपका जो है स्टोरी के अंदर आता है फिर। एंड व्हाट हैपन्स एट द किडनी लेवल, किडनी दिस इज द PCT लेवल, दिस इज द DCT लेवल। सो PCT और DCT लेवल पे आपकी सारी स्टोरी जो है कंटिन्यू होती है। देखो PCT लेवल पे क्या हो रहा है, दिस इज द बाइकार्बोनेट, हमें पता है बॉडी के अंदर ऑलरेडी एल्कलोसिस है, यानी कि बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो कम हो रहा है, सॉरी बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, एल्कोलोसिस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट को यानी कि जो एल्कोलोसिस वाले मॉलिक्यूल को बाहर निकालना चाहेंगे, एंड दैट्स वाई इसमें जो स्टोरी है वो PCT और DCT के लेवल पे प्ले करती है। और आपका सेंट्रल CSF में भी आपका ये रोल आता है इसमें, दैट आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पे हो क्या रहा है, नॉर्मली जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है ना वो pH सेंसिटिव होता है। जब pH आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना, तो ये काम करना बंद कर देगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेट काम नहीं करेगा, देखो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट चाहिए, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, CO2 अंदर की तरफ आया, वाटर के साथ मिला, कार्बोनिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में बनाया, H+ इधर गया, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो गया। अब हम बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि ऑलरेडी एल्कलोसिस हो गया। तो ये जो H+ यहाँ से निकल रहा था जो कि बाइकार्बोनेट के साथ मिल करके H2CO3 बना रहा था, फिर H2NCO2, तो ये सारा मैकेनिज्म नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो आपके पास बाइकार्बोनेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, दैट्स वी वांट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे भी हमारे जो DCT के सेल्स होते हैं, यहाँ पे CO2 H2O मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 बनाते हैं, यहाँ पे बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब होता है और H+ पंप के थ्रू बाहर आ जाता है। बट यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट काम ही नहीं कर रहा, बिकॉज pH चेंजेस हो गया ना, pH सेंसिटिव होता है, ये काम नहीं करेगा, तो ये H+ इधर नहीं आएगा, बाइकार्बोनेट को हम एब्जॉर्ब ही नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। H+ के साथ मिलके H2PO4 सब आपका जो है इसमें देखना, तो आपकी इन बंदों के यूरिन में अंदर आपको बाइकार्बोनेट मिलेगा, H2PO4 मिलेगा, इसका मतलब इनको बाइकार्बोनेट यूरिया जैसी कंडीशन इनिशियली देखना। दिस इज द एक्लिमेटाइजेशन धीरे धीरे जो बॉडी कर रही है एट अ हाई लेवल, जिसमें किडनी इसको कंपनसेट कर रही है एल्कलोसिस को, है ना। अच्छा, एट द लेवल ऑफ यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो हम इसमें बताएंगे। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट है वही चीज़ लिखी हुई, देखो द फॉर्मेशन ऑफ CSF में हेल्प करता है,
Therefore, there will be less bicarbonate made during CSF formation, less bicarbonate present in the CNS causing change in the pH, less alkali. तो वही जो सेंटर में चेंजेस होगा ये वही वाला होगा जो हम चाह रहे हैं यहाँ पे। हो क्या रहा है यहाँ पे, जब ये काम ही नहीं करेगा बाइकार्बोनेट तो CO2 एंड H2 नहीं मिलेगा, H2CO3 जो नहीं बने, तो हम बाइकार्बोनेट को एक्चुअली रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो H+ का लेवल यहाँ पे क्या करेगा, इसको फर्दर स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा, है ना। तो ये है बेसिकली जो फाइनल स्टोरी है ना। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो 5 कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी के अंदर होते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। सबसे पहले इंक्रीज इन द वेंटिलेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेंटिलेशन क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट्स वाई आपका पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू 9th and 10th नर्व के थ्रू आपका जाएगा सेंट्रल, उसको वेंटिलेशन को बढ़ा देगा, दैट इज हाइपर वेंटिलेशन फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मीन इंक्रीज इन द RBCs का नंबर है। अच्छा, इसका भी एक मैकेनिज्म है कि पॉलीसाइथीमिया होता कैसे, लेट मी शो यू कि कैसे होता है। मतलब पॉलीसाइथीमिया का जो मेन कारण है वो ऑक्सीजन का कम होना है मेनली, है ना। ये दिस इज़ द किडनी में, दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। तो बेसिकली हो क्या रहा, इन स्पाइट ऑफ दिस हाइपर वेंटिलेशन सम डिग्री ऑफ हाइपोक्सीमिया रिमेन्स प्रेजेंट एंड देयर आर सम सेल्स विच आर सेंसिटिव एट लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। किडनी के अंदर एट लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो आपके सेंसिटिव सेल्स होते हैं विच आर ऑक्सीजन सेंसिटिव सेल्स, और ये एरिथ्रोपोइटिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, है ना। मतलब दीज बाइंड्स ऑन टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर ऑन एरिथ्रोब्लास्ट एंड प्रिवेंट द एपोप्टोसिस ऑफ द एरिथ्रोब्लास्ट। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो आपके एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं ना, पूरी जो सीरीज होती है ना एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन की, उसमें बीच में एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं वो नॉर्मली उसमें से हर एरिथ्रोसाइट नहीं बनाता है, कुछ एरिथ्रोब्लास्ट जो है एपोप्टोसिस करते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट की जो प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि जो एपोप्टोसिस हो रही है उसको हम इनहिबिट कर देते हैं। जब हम इसको इनहिबिट करेंगे तो बेसिकली जितने भी एरिथ्रोब्लास्ट होंगे जिनका डेस्टिनी फाइनली एपोप्टोसिस होना था, वो फाइनली क्या बनाएंगे, अब एरिथ्रोसाइट बनाएंगे। दैट्स वाई RBCs का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना। देखो एक तो मल्टीप्लाई, अच्छा दूसरा इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ लिविंग है, यानी कि जो लाइफ ड्यूरेशन है वो भी इनकी बढ़ जाएगी यहाँ पे सेल्स की। तो ज़्यादा लंबे सेल सर्वाइव करेंगे, एट द सेम टाइम ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। तो ये दो चेंजेस एक्चुअली किडनी में हो रहे हैं, और टायरोसिन काइनेज इसमें रोल प्ले कर रहा है ना। अच्छा, RBC जब बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन बढ़ेगी, हिमेटोक्रिट का बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा इसमें, है ना। दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। और ये होता है सारा का सारा जो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के जो सेल्स होते हैं वहाँ से निकलती है, एंडोथेलियल सेल्स होता है पेरी कैपिलरी नेटवर्क, है ना। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कराएंगे, एरिथ्रोपोइटिन जाएगा बोन मैरो हाउस के पास, एंड देन यहाँ से RBCs का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, है ना। दैट्स वाई दिस इज़ हाउ पॉलीसाइथीमिया इज हैपनिंग। तीसरा जो चेंजेस आता है आपका, दैट इज़ इंक्रीज इन द गैस डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। तो गैस डिफ्यूजन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी, मोर एयर इन द एल्वेओलाई ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन, मोर ब्लड वॉल्यूम इन द कैपिलरीज, द एल्वेओलाई एक्सपेंडेड एज वेल एज कैपिलरीज, टोटल एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज इंक्रीज, दस लंग्स बिकम मोर एफिशिएंट इन गैस एक्सचेंज। सो वही चीज़ है कि जो कैपिलरीज की वॉल है वो एक्सपेंड कर जाएंगी, स्ट्रेच कर जाएंगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ एल्वेओलाई होंगे, उसकी वजह से एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा। अच्छा, गैस डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड 2-3 DPG का अमाउंट बढ़ जाता है। 2-3 DPG क्या करता है, ये क्रॉस चेन बनवाता है। जब क्रॉस चेन बनवाएगा तो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द हीमोग्लोबिन की चेन से, है ना, बिकॉज ऑफ द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द 2-3 DPG, जो कि बेबीज़ के ब्लड में नहीं होता है ये, और यहाँ पे होता है। तो 2-3 DPG क्या करेगा, इंक्रीज द, यानी कि देयर इज़ अ राइट शिफ्ट, बेसिकली राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। और उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो निकलेगा एट द टिश्यू लेवल, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द कैपिलरीज विल इंक्रीज, द क्रोनिक माइल्ड हाइपोक्सिया क्वेश्चन ओपन द एंजियोजेनिक फैक्टर। हाँ, इसमें क्या होगा, एंजियोजेनिक फैक्टर्स आपके रिलीज होंगे जो कि ब्लड वेसल्स की एंजियोजेनेसिस कराते हैं, एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस हैपनिंग। अच्छा, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, टिश्यूज़ का यूटिलाइजेशन, मतलब जितना हम क्या चाह रहे हैं, जितना भी ऑक्सीजन आ रहा हो प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी हो, तो उसके लिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ा देगी बॉडी, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम्स होते हैं आपके, उनका लेवल भी बढ़ा देगी। दैट्स वाई जितना भी ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें माउंटेन सिकनेस की स्टोरी है कि एक्यूट और क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो, सेरिब्रल एडिमा एक चीज़ होती है, पल्मोनरी एडिमा एक चीज़ होती है। माउंटेन सिकनेस की स्टोरी की बात करते हैं तो इसमें एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो हाइपोक्सिया होती है ना, कैसे हमारी आर्टीरियोल्स में चेंजेस लेके आता है।
एक चीज़ ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टेरियोल्स में हाइपोक्सिया कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और सिस्टेमिक आर्टेरियोल में डायलेशन कराता है, बस यही होल स्टोरी है। जब सिस्टेमिक आर्टेरियोल्स में आता है ब्लड की वेसल्स, जब आपका ऑक्सीजन कम हो गया तो ये डायलेट होंगे, जब ये डायलेट होंगे बट ऑब्वियसली चीज़ है कि फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाएगा, और जब फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाए तो आपका सेरिब्रल एडिमा डेवलप हो जाएगा। तो पेशेंट को वही सिम्टम्स वही आएंगे, माइल्ड एंड सीवियर के माइल्ड के केस में लाइक माइल्ड एल्कोहल, जब थोड़ा बहुत एल्कोहल ले ले उसके जैसा सिम्टम्स है, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, हेडेक एंड इरिटेशन। बट इन केस ऑफ सीवियर देर इज़ अ वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, हर्निएशन, फाइनली डेथ भी हो सकती है इस केस में, ठीक है। दूसरा चीज़ इसमें आपको याद रखना है, दैट इज़ कि पल्मनरी में कैसे चेंजेस आते हैं। देखो पल्मनरी ब्लड वेसल्स में आपको जैसे एल्वियोल, वही सेम चीज़ है, देखो ऑक्सीजन वहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, स्टिल वहाँ पे वैसो डायलेशन होता है, यहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो बॉडी के अंदर जो पल्मनरी वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। अच्छा, होता क्या है इसमें बेसिकली, जैसे एक कैपिलरीज ही है, एक ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं हर किसी पे अलग अलग होते हैं। बॉडी की नॉर्मल वो चीज़ है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगा वहाँ, जहाँ पे ज़्यादा रिसेप्टर वहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जहाँ पे कम रिसेप्टर वहाँ पे कम कंस्ट्रिक्शन। तो बेसिकली जब यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड डाइवर्ट हो जाएगा इसमें, इसका ब्लड भी इधर डाइवर्ट हो जाएगा। जब यहाँ ब्लड डाइवर्ट हो जाएगा तो ब्लड जो है लीक होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ये मैकेनिज्म यहाँ पे। अच्छा, एक हेडेक का मैकेनिज्म भी इसमें दे रखा है, बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जान लो कि पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स में पल्सेशंस की वजह से आपको एक्चुअली हेडेक जो होता है, पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेडेक जैसे माइग्रेन में देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ द ड्यूरोमीटर, ये आपकी ड्यूरोमीटर है, और यहाँ पे इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स, दीज आर द पेन रिसेप्टर्स। तो जब भी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जाएगा, एवरी हार्ट बीट के साथ पल्सेट करेगा, जब पल्सेट करेगा वो रिसेप्टर्स को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, एंड दैट्स वाई पेशेंट को क्या होगा, ब्लड होगा, दैट इज़ अ पल्सेटिंग टाइप ऑफ ब्लड पेन होगा, दैट इज सीन है ना। अच्छा, क्रोनिक चेंजेस पॉलीसाइथीमिया, आरबीसीज का नंबर बढ़ा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो गया, एंड ऑल दोज थिंग्स। ये मतलब लॉन्ग चेंजेस, तो हाउ दे आर हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी वासोकंस्ट्रिक्शन, बैक प्रेशर की वजह से सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है प्रोबेबली, लेट्स होप कि इसमें कुछ बचा नहीं। अच्छा, इसमें अगर हम एसिटाजोलामाइड देते हैं इन पेशेंट्स को तो ये एक्चुअली हेल्प करती है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती है। तो ये फाइनली रीनल सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट की स्टोरी थी, उस पूरी स्टोरी को ये एक्चुअली क्या करती है, स्टिमुलेट कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है। दैट्स ऑल हैपनिंग है, ओके। एंड इफ देयर इज एनी पॉइंट दैट इज लेफ्ट हेयर, आई थिंक ये सब मैंने बता ही दिया आपको। दिस इज ऑल, ओके, थैंक यू।